नवाब मलिक को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। यह उतनी बड़ी खबर नहीं है जितनी बड़ी खबर यह है कि जिन चार्जेस पर उनको अरेस्ट किया गया है और वो चार्जेस हैं डी कंपनी के साथ सांठगांठ के। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि इतना गंभीर चार्ज होने के उपरांत भी बड़े बड़े लोग एनसीपी के, कांग्रेस के, शिवसेना के उनके समर्थन में बयान दे रहे हैं। आइए, भाऊ तोरसेकर जी हमारे साथ हैं और ओंकार चौधरी जी हमारे साथ हैं और इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक कर लें और जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन में आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्ते सभी दर्शकों को, स्वागत कर रहा हूँ मैं भाऊ तोरसेकर जी का और ओंकार जी का। और नमस्कार। भाऊ, आपने एक भविष्यवाणी की, आपने कहा था कि ये जो सब कुछ हो रहा है वो मुंबई पुलिस की क्लीनिंग अप हो रही है और मुंबई पुलिस हाँ, के वो तो साथ संबंध को वो समाप्त करने की प्रक्रिया है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने वो परमवीर के समय बोला था और उसके पहले से शुरू हो गया। क्या है कि ये ऐसा खुलेआम पिछले 2 दशकों से बोला जाता है कि मुंबई पुलिस क्या बोलते हैं उसको, दाऊद के प्रभाव में है, ऐसा बोला जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो चल रहा है वो इतना आसान नहीं है। और देखो ये मामला कितना 93 का मामला है, 29 साल पहले का मामला निकाला है। तो वो 29 साल पहले का भी है। दूसरी बात उसमें आप और एक रेफरेंस ले सकते हैं कि 94-95 में जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर पूरा कमेटी अपॉइंट की गई थी नरसिंह राव के जमाने में, जी उसके भी कुछ रेफरेंस इसमें निकलेंगे, ऐसा मेरा अंदाजा है। ये नवाब का मामला दिखाई छोटा दे रहा है, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा होने वाला है। और इसका अगर आपको कोई अंदाजा चाहिए तो नवाब को सिर्फ उठा के लेके गए थे, उसकी इंक्वायरी चल रही थी। 1-2 घंटे नहीं, उसके पहले ही शरद पवार रिएक्ट हो गए। ये सबसे बड़ा सिग्नल है अगर समझना है तो। देखो, अनिल देशमुख को अरेस्ट करने के बाद कुछ हफ्ते निकल गए, फिर भी पवार साहब रिएक्ट नहीं हुए थे। लेकिन हाँ जी। नवाब मलिक को सिर्फ उठाया था, अरेस्ट वगैरह की तो बात बहुत दूर थी। लेकिन 1-1.5 घंटे में पवार साहब रिएक्ट हो गए, और अकेले पवार साहब नहीं, उनकी बेटी रिएक्ट हो गई, उनका पोता रिएक्ट हो गया, उनकी पूरी फैमिली जो है वो रिएक्ट होने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी ओंकार जी, आपने चार्जेस देखे हैं जो लगे हैं नवाब मलिक के ऊपर? हाँ, नहीं, ये तो बहुत ही गंभीर किस्म के चार्जेस हैं। मैं तो पूरा जो है वो कल उसका अध्ययन कर रहा था रात में। मुनीरा और मरियम, 2 लेडी जो उस जमीन की असली मालिक, जिनको 15 साल तक किराया भी नहीं दिया गया, उनकी बिना जानकारी के वो जमीन इन्होंने बेच भी दी। यानी दाऊद के गुर्गों ने, दाऊद यानी टेरर का दूसरा नाम, दाऊद जिसने भारत में सीरियल बम धमाके कराए और सैकड़ों लोगों की जान ली, और मुंबई के कई इलाके, झवेरी मार्केट से लेकर के, कई उसके गवाह हैं कि वहां कितने गहरे जख्म दिए गए थे। ऐसे दाऊद इब्राहिम की बहन के पिट्ठुओं से अगर नवाब मलिक करोड़ों की जमीन कौड़ियों में खरीदते हैं तो ये सीधा सीधा टेरर फंडिंग का ही मामला बनता है। और कितनी बेशर्मी की बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शरद पवार को फोन करती हैं कि आप नवाब मलिक का इस्तीफा मत मांगना।
कितनी मतलब बेहयाई की बातें हैं कि टेरर फंडिंग के मामले में और दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों से जमीन की खरीद फरोख्त करने के मामले में जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग के और टेरर फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार हुआ है, उसको बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, उसको मंत्री पद से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। ये पूरे देश के लिए बहुत बड़े आश्चर्य का विषय है कि क्या हमारे देश की पॉलिटिक्स अब इसी तरीके से चलेगी? मतलब जो जो सीधे तौर पर, और आप बड़े आसानी से बड़ी बेशर्मी के साथ आउटसाइडली रिजेक्ट कर देते हैं इस चीज को, और उन चीजों पर आप रेत डालने की कोशिश करते हैं जो चीख चीख करके एविडेंस के तौर पर ये बता रही हैं कि ये किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे। उन पर आप ये कहकर के पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब केंद्र सरकार एमवीए सरकार के घटक दलों के पीछे पड़ गई है। आप एविडेंस पे बात करो ना, दस्तावेजों पे बात करो, सबूतों पे बात करो, जिनके बेस पर अनिल देशमुख अंदर गए हैं और जिनके बेस पर अब ये अंदर जा रहे हैं। आप उनका जवाब दो जो एलिगेशन इनके ऊपर लगे हैं। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लूटा। तो शरद पवार इसका जवाब देना, उद्धव ठाकरे इसका जवाब देना, ममता बनर्जी जो उनकी हिमायत में आ गई हैं वो इसका जवाब देना। ईडी ने जो आरोप लगाए हैं वो हवा में नहीं और संजय जी, हम और आप ये देख रहे हैं लगातार, कम से कम प्रवर्तन निदेशालय ऐसा महकमा है जो कच्ची गोलियां नहीं खाता है। जिन जिन पर भी उसने हाथ डाला है बहुत पुख्ता सबूतों के साथ डाला है, और उनको जमानतें मिलना मुश्किल हो जाती है जिनको एक बार ईडी हाथ डाल करके गिरफ्तार करती है। 2 नवंबर को अनिल देशमुख अंदर गए थे, आज देख लीजिए 24 फरवरी हो गई है, 3.5 महीने से ज्यादा समय हो गया है वो आर्थर रोड जेल में ही हैं, बाहर नहीं निकल पाए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, जहां जहां वो प्रयास कर सकते थे उन्होंने किया है। और नवाब मलिक भी लंबे जाएंगे। मैं तो ये देखना चाहता हूं कि अभी तो ये ईडी की कस्टडी में है 3 मार्च तक, इसके बाद अदालत इनको भेजेगी न्यायिक हिरासत में, जेल जाएंगे। क्या जेल में भी एक मंत्री बैठा रहेगा 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने तक? तो इससे ज्यादा अनैतिकता की बात और क्या हो सकती है कि आप उसका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। जैसे ही उनको हिरासत में लिया गया था, जैसे ही उनको गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के ऑर्डर हुए हैं, उसी समय उनको उनसे इस्तीफा ले लिया जाना चाहिए था। लेकिन साहब देखिए क्या हो रहा है महाराष्ट्र। जी भाऊ, ये तो यूएन जो है, जैसे उसने राणा अयूब के लिए लिखा, तो मुझे लगता है यूएन को कहना चाहिए कि नवाब मलिक की प्रताड़ना की जा रही है। नहीं नहीं, वो तो यूएन वगैरह, अब ये लिबरल्स की तो बात लोग कोई सीरियस नहीं लेते, लेकिन जो ओमकार जी बोल रहे थे, ये अजीब द्रौपदी है जो खुद वस्त्रहरण पर आमादा हो गई। आप एक मिनिस्टर जिसको अरेस्ट हुआ है, 7-8 दिन की कस्टडी दी गई है, उसके बाद वो रेजिग्नेशन नहीं देगा तो मत दो, कोई बात नहीं, आपको नंगा होना है तो हम क्या करें। ये बीजेपी वगैरह भी मैं मानता हूँ कि नाटक कर रही है कि दे, क्योंकि जितना ये चिल्लाएंगे उतना वो बोलेंगे नहीं देंगे, और जितना नहीं देंगे उतना खुद को नंगा करेंगे। ये बात समझ लो आप। ये बारीकी से अगर इसमें पॉलिटिक्स जो है वो समझ ले तो बीजेपी पॉलिटिक्स खेल रही है, और ये इस ढंग से एमवीए को, महाविकास आघाड़ी को उकसा रही है कि बिल्कुल रेसिग्नेशन मत दो। अब देखिए जितने दिन ये लंबे रोकेंगे, उसको अंदर मिनिस्टर करके रखेंगे, उसमें बेआबरू कौन होने वाला है? बीजेपी तो होने वाली नहीं, और ये तो बाहर आने वाले नहीं है। सही कहा ओमकार जी ने कि
ये खुद क्या समझते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस या इनके महाविकास आघाड़ी की पुलिस है ईडी? अरे आप तो अभी तक परमवीर को हाथ नहीं लगा पा रहे, हाथ नहीं लगा पा रहे। और जिसको नारायण राणे को अरेस्ट किया तो उठा के ले गए और ताबड़तोड़ उसको जमानत देनी पड़ी। उसके बेटे को उठाया, उनको भी 4-5 दिन के बाद जमानत देनी पड़ी। परमवीर का तो अभी इंक्वायरी भी रोको, इंक्वायरी भी रोको। यानी पहले तो बोला था इसको हाथ नहीं लगाना, फिर बोले थे हाँ ठीक है तुम एफआईआर दर्ज करा है तो इंक्वायरी करो, लेकिन आप चार्जशीट नहीं दाखिल कर सकते। उसके बाद कल परसों का आ गया कि नहीं 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 आप तो अभी इंक्वायरी की बंद कर दो। तो जिस ढंग से महाराष्ट्र पुलिस चलती है, क्या उस ढंग से ये समझते हैं कि ईडी चलती है? बिल्कुल नहीं। ईडी पूरी तैयारी से काम करने निकलती है, पूरी तैयारी से निकलती है। इसलिए जब ये मामला आया था उस वक्त मैंने 11 नवंबर को मेरे 2 श्रोता है उन्होंने मुझे फोन कर बताया कि आपने कहा था बिल्कुल वही हो रहा है। 11 नवंबर का मेरा वीडियो है, उसमें मैंने बोला था कि ये जो देवेंद्र फडणवीस ने जो कुछ पटाखा फोड़ा है वो बम है, लेकिन हमारा मराठी मीडिया उनका मजाक उड़ाता था, ये तो खोखला निकला वगैरह। तो मैंने बोला था इसकी बाती बहुत लंबी है, कितने मील लंबी है मुझे पता नहीं, लेकिन पटाखे की बाती जब जलते जलते जाती है, जब वहां फटने वाली जगह है वहां पहुंचने में शायद देर लगती है, लेकिन फटेगा तो बम फटेगा, और फटा। अब एक बात आप और समझ लो कि इसमें पवार साहब झट से क्यों आ गए, क्योंकि ये मामला 93 बॉम्ब ब्लास्ट से है, और 93 का बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ था वो पवार साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सिर्फ 6 दिन में हुआ था, 6 दिन में हुआ था। अब देखो ये बोल रहे कि ये लोग कुछ भी करो तो दाऊद से नाम जोड़ देते, मुस्लिमों को टेररिस्ट बनाते। मैं बिल्कुल सही कर रहे, लेकिन अगर मुस्लिमों को ही टेररिस्ट बनाना चाहते हैं बीजेपी वाली गवर्नमेंट, तो इसकी शुरुआत तो पवार ने की थी। 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में दाऊद वगैरह के सबके नाम किसने लाए थे? कौन चीफ मिनिस्टर था उस वक्त? महाराष्ट्र में जो काम चला था इन्वेस्टिगेशन का, वो चलाने वाला चीफ मिनिस्टर कौन था? सबके सब मुस्लिम आरोपी पकड़े किसने थे? खुद पवार ने पकड़े थे। तो ये बोल रहे बीजेपी मेरी ही लाइन आगे लेकर जा रही है, लेकिन ये हमारी मीडिया के समझ में नहीं आ रहा है। पवार तो खुलेआम बोल रहे हैं कि बीजेपी ने, मैंने जो काम शुरू किया 93 में वो बीजेपी आगे लेकर जा रही है, हर चीज में मुस्लिम आरोपी बनाती है, उनको ही दहशतगर्द बनाती है। ये हमारा मीडिया नहीं समझ रहा है, लेकिन पवार साहब तो खुद बोल रहे हैं, और उन्होंने खुद ये 93 94 में मुझ पर भी बहुत सारे आरोप होते थे, ये कल उन्होंने पहली रिएक्शन में कहा है। तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि ये मामला दिखता है उतना आसान नहीं है। जैसे खेल शुरू हो जाता है तो पहले एक आधा प्यादा हिलाया जाता है, दूसरा मोहरा आगे किया जाता है, इस ढंग से चल रहा है। और पवार साहब की पूरी पॉलिटिकल लाइफ में पहली बार कोई उनकी तरफ मुड़ रहा है। मैंने तो मेरा वीडियो रात को डालूंगा, उसमें बोला भी है कि बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, ऐसा हिंदी में कहा जाता है। लेकिन पवार साहब समझते हैं कि ये जितनी दूर तक जाएगी उतनी मेरी करीब ही आएगी। ये पवार साहब जानते हैं ये बात दूर तक जाएगी, मतलब मेरे करीब आएगी, यानी पवार साहब के करीब आने वाली है। ये इसमें का सबसे बड़ा पॉइंट है। ओंकार जी, आपने भी ममता जी के बारे में बोला, और जी जी कुछ और भी राष्ट्रीय नेता जो हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं खड़े होने का, तो इसका आपको लगता है कि ये एक तरह से राजनीतिक आत्महत्या है कि दाऊद से संबंधित मामले में कोई गिरफ्तार होता है और उसको समर्थन करने के लिए ये लोग आ जाते हैं, क्योंकि इनको
और कुछ नहीं तो केंद्र सरकार का और मोदी का प्रकारांतर से विरोध करना है। सही शब्द है आत्महत्या। ये लोग आत्महत्या करने पर उतारू हैं और ये एक्चुअल में क्या है कि जनता को मूर्ख समझते हैं, इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं और जनता मूर्ख है नहीं। जनता अब अच्छे तरीके से ये जान पहचान चुकी है, शिनाख्त कर चुकी है कि देश की जो संवेदनशीलता है, जो जनभावनाएं हैं, उनके अनुरूप कौन व्यवहार कर रहा है और उनके विरुद्ध कौन व्यवहार कर रहा है। संजय जी, जितने चुनाव आजकल हो रहे हैं, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों या और जो लोकल बॉडीज वगैरह के होते हैं, मेरा ये मानना है कि लोकल इश्यूज के अलावा, प्रदेश स्तर के अलावा, राष्ट्रीय स्तर के अलावा एक मुद्दा हर जगह काम करता है और वो चाहे पाकिस्तान में घटना हो रही हो, चाहे अफगानिस्तान में घटना हो रही हो, चाहे हमारे देश के भीतर जम्मू कश्मीर से लेकर के देश के किसी भी हिस्से में वो घटना हो रही हो, आतंकवाद को लेकर के हमेशा पब्लिक का रिएक्शन आता है। पोलिंग बूथ पर भी, वहां भी वो रिएक्ट करते हैं कि हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें सुरक्षा दे सके। 2013-14 से पहले देश के हर हिस्से में बम फट रहे थे, लोग मारे जा रहे थे, कभी भी कहीं भी कोर्ट में, कचहरी परिसर में, भीड़ भाड़ भरी बाजार में, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर कहीं भी बम फट जाते थे और लोगों के चिथड़े उड़ जाते थे। मुझे याद नहीं पड़ रहा है कि 2014 के बाद, जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से पठानकोट से आगे कोई टेररिस्ट ग्रुप बढ़ पाया हो। कहीं कोई बड़ी वारदात देश में पिछले करीब करीब 7-8 साल में देखने सुनने को नहीं मिल रही है। और ये जो आश्वस्ति है लोगों के मन के भीतर की, इसको अगर विपक्ष के ये नेता नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि इनको राजनीति करने की ना तो समझ है, ना इनको जनभावनाओं से कोई लेना देना है। ये मोदी विरोध में अंधे हो चुके हैं। कई बार राष्ट्रीय हितों से जुड़े हुए प्रश्नों पर भी ये जिस तरह के रिएक्शन देते हैं, जिस तरह से पाला खींच करके पार्लियामेंट के भीतर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी लड़ते हैं, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से आत्महत्या करने पर उतारू हैं। देश की रक्षा सुरक्षा, लोगों की जान माल एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है, क्योंकि हमारे देश ने भी इतने जख्म खाए हैं, जम्मू कश्मीर में ही नहीं, उससे पहले पंजाब में भी, और इन दोनों राज्यों में ही नहीं, कोई ऐसा राज्य बचा नहीं है। तमिलनाडु में हो, कर्नाटक में हो, आप उड़ीसा में चले जाइए, पश्चिम बंगाल में चले जाइए, उत्तर प्रदेश को भी जगह जगह निशाना बनाया गया था। यहाँ तक के अयोध्या तक में हमला करने की कोशिश की गई थी। काशी को नहीं छोड़ा गया, काशी विश्वनाथ मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश हुई, अक्षरधाम टेम्पल जितने हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश हुई। ये एक बहुत बड़ा इशू है और अगर ये ऐसे आदमी का बचाव करेंगे जो टेरर फंडिंग के मामले में पकड़ा गया है, एक तरीके से दाऊद इब्राहिम के साथ, उसके परिवार के साथ, उसकी बहन के साथ जिनका अवैध कारोबार पकड़ में आया है। अवैध कारोबार किस लिए? पहली बात तो ये है कि अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट में किसी से कुछ ले दे रहे हैं, वो एक अलग तरह का व्यवहार होता है। एक वो होता है कि आपने, यानी अंडरवर्ल्ड ने जमीन हथियाई हो किसी की, उस पर कब्जा किया हो और उसको गलत तरीके से किसी को बेचा हो, और खरीदने वाले ने जो मार्केट वैल्यू है उस जमीन की, उसके बनिस्पत कहीं कम पैसे का भुगतान करके उस जमीन को अंडरवर्ल्ड से हथियाया हो, और उसको भी पता नहीं है कि जितना भुगतान किया गया है वो कहाँ तक पहुंचा है।
माना तो यही जाएगा कि अगर दाऊद इब्राहिम की बहन ने ये जमीन बेची थी नवाब मलिक को, चाहे 20-30 लाख में या 50 लाख में, वो पैसा तो दाऊद इब्राहिम तक गया है ना किसी रूप में, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने ही वो जमीन हथियाई थी। जो मुनीरा और मरियम की जमीन थी, जिनको अंधेरे में रखा गया, उनको तो एक दमड़ी नहीं मिली, एक पैसा नहीं मिला। तो ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ अगर आपके लिंक हैं, आपका कारोबार है, व्यवहार है, और पूरी सरकार और विपक्ष के बड़े नेता जो सो कॉल्ड 2024 के लिए अपने को प्रधानमंत्री निरूपित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर ऐसे देश विरोधी तत्वों के साथ खड़े हुए दिखाई देंगे, तो इस देश की जनता माफ करेगी इनको? बाबू, मैं आपको संजय राउत का एक ट्वीट पढ़ता हूँ। वैसे तो वो मराठी में है, आपने पढ़ा होगा। मैं उसको अपने दर्शकों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ता हूँ कि क्योंकि वो महाविकास अघाड़ी से सामने से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो पीछे से अफजल खां की तरह वार करते हैं और उनको एक मंत्री की धोखे से की गिरफ्तारी में खुशी मना लेने दो। नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। हम लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। कंस और रावण भी मारे गए थे। यह हिंदुत्व है। जय महाराष्ट्र। फिर से मुझे सुनने को नहीं मिला, फिर से रिपीट कर दीजिए। जी, मैं आपको कि क्योंकि वो महाविकास अघाड़ी से सामने से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो पीछे से अफजल खां की तरह वार कर रहे हैं और उनको एक मंत्री की गिरफ्तारी में खुशी मना लेने दीजिए। नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाना चाहिए। हम लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। कंस और रावण भी मारे गए थे। जय हिंदुत्व, जय महाराष्ट्र। अब इनको कंस कौन होता है, रावण कौन होता है, इसका भी पता नहीं है, तो इनके बारे में क्या बोल। देखो, संजय राउत की जो बुद्धि है वो इतनी वीक है, दुबली है कि जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनको ही पता नहीं होता। अभी उस दिन मैंने उनका जो राहत इंदौरी का उन्होंने निकाला था, क्या शाख से गिर जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। अब दुनिया में किसी ये शायरी में ठीक लगता है, जिंदगी में हमने कहीं सुना है कि कहीं आंधी को किसी ने औकात में रखा है? तो शायरी और रियल पॉलिटिक्स में कितना फर्क होता है। अब ये इसी ढंग से महाराष्ट्र चलाते रहे, इसलिए बार बार चक्रवात आ गया, आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, महाराष्ट्र पूरा धुल गया है। और ये बोलते आंधी से कोई कहे औकात में रहे, यानी वो भी काम मैं नहीं करूंगा, दूसरा कोई करे। आंधी से कोई कहे तो तुम ट्वीट भी क्यों करते हो भैया? अरे कोई तो मेरे लिए ट्वीट करे, ऐसा ही बता रहे ना। यानी इंसान निर्बुद्ध होता है तो कहां तक पहुंच जाता है, इसका ये नमूना है। आंधी से कोई कहे तो तू क्या करेगा भैया? कोई, यानी आंधी को धमकाना है तो ये खुद को दाऊद समझता है और बोलता है कोई शकील, कोई छोटा शकील आंधी से कह दे। ये क्या बात हुई? ये क्या खुद को दाऊद समझता है? क्योंकि दाऊद तो सामने आता नहीं, दाऊद के नाम पर शकील धमकाता है। इस ढंग से ट्वीट करते, कोई आंधी से कह दे वारे। तो इन पर चर्चा भी करना मुझे कभी कभी अपनी क्या बोलते बेआबरू होना लगता है। यानी कितने मूर्खता से कोई शेर कहाँ पेश करता है। तो ये रावण, अफजल खान क्या क्या बोलते रहते, इनको क्या मालूम है इसमें? इनको क्या मालूम है? और देखिए, इसमें एक बात और समझ लीजिए। अभी अभी मेरा ख्याल है बाला साहब का जन्मदिन था या ऐसी कोई बात थी। उस वक्त उद्धव ठाकरे ने बोला था कि मुंबई कर भूला नहीं है कि 93 में मुंबई के हिंदुओं को हमने बचाया है, शिवसेना ने। तो मैंने उस वक्त वीडियो किया था, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप।
मुंबई तो शिवसेना ने बचाई थी, लेकिन उस वक्त नवाब मलिक कहां थे? उस वक्त नवाब मलिक कहां थे? ये संजय राउत को समझ रहा है कुछ? एक तरीके से संजय राउत बोलता है भाड़ में गया मुंबई कर, हमको चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए, इसलिए मुंबई कोई जलाएगा नवाब का आका आकर तो भी हम उसका सपोर्ट करेंगे, ये न बोल रहा है संजय राउत। यानी अगली बीएमसी चुनाव में शिवसेना को डुबाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है इन्होंने। किस ढंग से आप बोलोगे कि मुंबई हम बचा सकते हैं? अरे आप तो डुबाने वाले को बचा रहे हो, बचाने की बात कहां आ गई? मुंबई को उद्ध्वस्त करने वाले को आप बचा रहे हो, और इसलिए कहते हो, धमका रहे हो कि नए मिनिस्टर का रेजिग्नेशन, इस्तीफा लिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, आम आदमी ज्यादा समझता है। जैसे ओमकार जी बोल रहे थे कि ये किसके लिए, देखो ये लोग आज भी, उनका एक ऑडियंस है, जो ऑडियंस मुस्लिम तुष्टीकरण सुनना चाहता है। ये अभी भी नहीं समझ पा रहे 2014 में अगर मोदी जी जीत गए और 2019 में उनकी ताकत और बढ़ गई तो उन्होंने मुस्लिम वोट बैंक उध्वस्त कर दिए, पूरी ध्वस्त कर दिए, उसको ध्वस्त करने वाली हिंदू वोट बैंक बना लिए। अगर आप सब 15-17% की मुस्लिम वोट बैंक के पीछे जाओगे तो आप 80% की वोट बैंक जो है वो मोदी के लिए खुली छोड़ देते हो और फिर उसको हराने की बात कर रहे हो। और दूसरी बात, आपने जो ममता की छेड़ी थी, तो बराबर है, ममता की सलाह मशवरा किया कि भाई आपके दोस्त, आपके सहयोगी, आपके मिनिस्टर जब ईडी के रडार पर आ जाते और पकड़े जाते तो क्या करना चाहिए, जरा हमको गाइड करो। इसमें तो पवार के पास कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए शायद ममता से कांटेक्ट किया होगा कि हमें कुछ गाइड करो इसमें, क्योंकि सौगत राय, बहुत सारे कोई कोई थे ना इनके शारदा नारदा में, तो उसका एक्सपर्टाइज ममता के पास है, इसलिए उन्होंने ममता को फोन किया होगा। ओंकार जी, एक संजय तो महाभारत में हुआ था, जो कमेंट्री कर रहा था युद्ध क्षेत्र से। एक संजय ये यहाँ महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, जो बता रहा है कि 2024 के बाद हम आप लोगों को देखेंगे। मतलब इसको कितना दूरदृष्टा आदमी है, उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। और जिस तरह के इनके एक मिनट, आप थोड़ी गलती कर रहे हैं, आप थोड़ी गलती कर रहे हैं। ये 2024 को देखेगा, मतलब ये आज आंख बंद करके बैठा है, तो आज ये धृतराष्ट्र है, वो 24 में संजय बनने वाला है। अब शुरू करिए आपका। मतलब 2024 से पहले तो महाराष्ट्र में ही कितना बड़ा कर्मकांड हो चुका होगा, उनको अंदाजा नहीं है। और अगर अंदाजा है तो महा झूठ बोल रहे हैं कि 2024 में हम आपको देखेंगे। महाराष्ट्र की जनता हो या देश की जनता हो, वो तय करेगी ना कि 2024 में कौन आएगा। ये आप तय नहीं करेंगे, संजय राउत तय नहीं करेंगे, उद्धव ठाकरे या शरद पवार तय नहीं करेंगे। और वो बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से इन चीजों को देखते हैं कि आपने पिछले 2-2.5 साल में किया क्या है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता इसी को लेकर के खार खाई बैठी है कि 2019 अक्टूबर में जो जनादेश दिया था उन्होंने, वो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनवाने के लिए दिया था। ये बार बार जनसभाओं में नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, अमित शाह ने भी कहा था कि अगर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिलता है तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। और उसमें और आपके ये भी मौजूद रहते थे, ये उपस्थित थे ये उद्धव मंच पर ठाकरे। ये मंच पर रहते थे, इनकी मौजूदगी में वो बातें कही जाती थी। लेकिन अचानक जब इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें लेकर के आई है, हमारी 56 आ गई है, एनसीपी की 54 और कांग्रेस की 44 आ गई है, और भारतीय जनता पार्टी
अपने दम पर या छोटी पार्टियों को मिलाकर के भी सरकार नहीं बना सकती है, तो इनको सपने में बाला साहब आ गए कि साहब बाला साहब के सामने संकल्प लिया था कि शिवसेना की सरकार बनाएंगे, तो हम वो उनको उनका जो संकल्प था उनको दिया हुआ उसको पूरा करेंगे। तो बाला साहब ने क्या ये कहा था कि वो संकल्प आपको 2019 में ही पूरा करना है? उसकी उसका कालखंड तय कर दिया था उन्होंने। और मैं ये कह रहा हूँ संजय जी कि आप जरा सोचिए, बाला साहब दाऊद इब्राहिम और अंडरवर्ल्ड को लेकर के किस तरह के विचार रखते थे, और ये इनके सुपुत्र ये क्या कर रहे हैं? ठीक उनकी विचारधारा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और बेशर्मी के साथ कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। अभी मालेगांव में क्या हुआ है या दूसरी जगहों पर क्या घटनाएं हुई हैं, ये जो घटनाएं हैं ये शिवसेना के मुफीद हैं या शिवसेना को खत्म करने जा रही हैं? 100% शिवसेना को खत्म करने वाली घटनाएं हैं ये। और मुझे तो लगता है, कई बार ये लगता है कि शरद पवार और ये संजय राउत भी, ये सब मिलकर के शिवसेना का भट्टा बैठा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि एकमेव उनका जो ध्येय है वो बाला साहब की शिवसेना को नेस्तनाबूद करना है। सारी घटनाक्रम आप उठा के देख लीजिए, इनका आचरण देखिए। उद्धव ठाकरे के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो पॉलिटिक्स समझते नहीं है, उनको उस तरह की पॉलिटिक्स आती नहीं है और गलत जगह वो बैठे हुए हैं। लेकिन गलत जगह तो अपनी चॉइस से बैठे हैं ना आकर के। अगर आपको पॉलिटिक्स नहीं आती है तो किसी हकीम ने कहा था कि आप चीफ मिनिस्टर बन के बैठिए, तो आप किसी और कार्यकर्ता को वैसे बैठा सकते थे जैसे बाला साहब बैठाते थे। बाला साहब का जो एक स्थान था वो बहुत ऊपर का था। वो लोकसभा अध्यक्ष तय करते थे कि मनोहर जोशी होंगे, वो मुख्यमंत्री तय करते थे कि मनोहर जोशी को बनना है या नारायण राणे को बनना है, वो बाकी चीजें तय करते थे। लेकिन खुद बैठ बैठ करके बदनामी मोल नहीं लेते थे। मुझे ये बताइए कि 2.5 साल के भीतर उद्धव ठाकरे ने कौन सी प्रतिष्ठा अपनी बनाई है या कौन सा अपना कद ऊंचा कर लिया है? चाहे कोविड-19 का मामला हो, चाहे पालघर वाला मामला हो, कंगना रनौत का मामला हो, दिशा सालियन से लेकर के सुशांत सिंह राजपूत, उसके बाद अर्णब गोस्वामी, मतलब सारे इनके आप कारनामे देख लीजिए, कितनी भारी बदनामी इनको मिली है। तो जिस चीज का मैं शुरू में जिक्र कर रहा था, जनादेश मिला था देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की मिलीजुली सरकार बनाने के लिए, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को धोखा नहीं दिया है, इन्होंने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है। और ये चीज महाराष्ट्र की जनता भूलेगी नहीं। जब भी उसको मौका मिलेगा वो इनको हैसियत दिखाएगी। और ये जो संजय राउत आकर के इठला करके तिरछे होकर के माइक पर कहते हैं कि 2024 के बाद हम भी देखेंगे, 2024 तो भूल जाइए, उससे पहले ही कर्मकांड हो चुका होगा। जिस तरह के कर्म इनके चल रहे हैं इस समय महाराष्ट्र में, ये 2024 से पहले ही वहां चुनाव की नौबत आ जाएगी और ये बाहर का रास्ता देखेंगे। भाव तो आप वो सहमत हैं बोल रहे ओंकार जी? कि 2024 में देखेंगे शिवसेना कितनी बचती है। शिवसेना आपको लगता है कितनी बचेगी? आपका क्या अनुमान है भाऊ? नहीं, क्या होता है कि थोड़ी फार तो बचती है, संगठन होता है तो थोड़ा फार बचता है, लेकिन जो शिवसेना आज है उसके 20-25% से भी ज्यादा नहीं बचेगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं तो एक समझ लो कि मैं सामना शुरू होने से पहले शिवसेना का जो मुखपत्र था उसका संपादक था। जो शिवसेना फैली और उसके बाद सामना शुरू हो गया, तो शिवसेना जिन्होंने विस्तारित की उसमें बहुत बहुत कष्ट जिन्होंने लिए, जिन्होंने कोई पद नहीं पाया ना कोई पद चाहा, ऐसे लोगों से आज भी मेरा संपर्क है। मैं जब बोल रहा हूं 2 दिन पहले मुझे ऐसे 2 लोगों का फोन आया था
जो सेना भवन में पूरी जिंदगी जिन्होंने काटी है, सेना भवन का यानी पूरा काम देखते थे, बाला साहब के नजदीक होते थे, उन्होंने मेरी पाठ थपथपाई, सराहना की कि यार कम से कम तेरे वजह से तो आज के नए पीढ़ी को शिवसेना समझ रही है। तो जब मैं बोल रहा हूँ 20% भी नहीं बचेगा, 20-25%, तो उसका मतलब कितना गंभीर है समझ लो। और संजय राउत ने तो सुपारी ले ली है शिवसेना खत्म करने की। इसको आप 2024 के बाद वो तो निरुपम हो जाएंगे। संजय निरुपम जानते हो ना आप? जी। तो ये भी निरुपम हो जाएंगे और क्या क्या बोलेंगे, कल्पना करो क्या क्या बोलेंगे। तो ये होता रहता है। पवार साहब की ये खासियत है, वो कहीं भी अपना ट्रोजन हॉर्स घुसा देते। जिंदगी में पवार साहब ने कुछ खड़ा नहीं किया, लेकिन तोड़ा कितना देखो। इसलिए तो उनको नवाब मलिक से बहुत प्यार है। वो कबाड़ी वाला है ना, कोई बनाने वाले से पवार साहब को कभी प्यार हो ही नहीं सकता। गिराने वाला, तोड़ मोड़ करने वाला, भंगार वाला, उससे उनको बड़ी लगाव होता है। इसलिए तो नवाब मलिक के लिए अपनी पूरी प्रतिष्ठा और गवर्नमेंट इन्होंने बाजी जैसे लगा दी। बिल्कुल आश्चर्य की बात थी, जिस तरह से पूरा परिवार एक एक करके आ गया और उसके बाद सरकार ने भी निर्णय ले लिया। फिर उसका जो सरकार का जो वक्तव्य है वो भी छगन भुजबल ने जारी किया। तो बड़ा बड़ा ही रुचिकर मामला है। नहीं छगन नहीं, भुजबल भी लाचारी तो होती है। देखो सत्ता में एक लाचारी होती है, आपको दिखाई देता है, फिर भी आप एक एक बात समझ लो आपकी। द्रौपदी ने एक सवाल, जो 3 विद्वान बैठे थे भरी सभा में, जिसका नाम द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कौन तीसरे थे भूल गया मैं, भीष्म। भीष्माचार्य, उनको पूछा था जो पहले से ही दास हो चुके हैं, क्या वो अपनी पत्नी को बाजी में लगा सकते हैं? तो ये धर्म की बातें बताते रहे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं बोल पाए थे। तीनों बड़े विद्वान थे। और द्रौपदी ने सही सवाल पूछा था कि जो पहले से दास हो चुके हैं, तो दास का मतलब ही उनके पास कुछ नहीं है, तो ये अपनी पत्नी बाजी में कैसे लगा सकते हैं? लेकिन इन तीनों के पास सवाल का जवाब नहीं था, और आज के विद्वान भी उससे अलग नहीं है। इसलिए मैं महाभारत या हमारे पुराण वगैरह है उनको भाकड़ कथा यानी कथा नहीं मानता, मैं उसमें बोध ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो ये भी वो है, ये भी शिवसेना को पूरा खोखला बना दिया गया, खोखला बना दिया गया। यानी 24 तक जाने की जरूरत नहीं, कल भी कुछ हो तो आपको पता चलेगा शिवसेना कितनी बची है। बीएमसी के चुनाव में आपका क्या अनुमान है, क्या होगा? नहीं नहीं, बीजेपी आराम से मेजोरिटी लाएगी, मेजोरिटी तक जाएगी, मेजोरिटी तक जाएगी। क्योंकि इन्होंने शिवसेना जो चुनकर लाते थे उनको ही खत्म खुद शिवसेना ने कर दिया। शिवसेना ताकत से चुनकर आती थी, जब इनके एमएलए भी नहीं आते थे, क्योंकि गली कुचे में भी आप जाओ तो शिवसेना की एक्टिव शाखा होती थी। आजकल शिवसेना की एक्टिव शाखा नहीं बची है। आजकल मुंबई, महाराष्ट्र में बहुत सारे पुलिस थाने ही शिवसेना शाखा बन गए। अच्छा। अब आप आइए, बदलाव समझ नहीं रहे। नारायण राणे को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जाती है। अरे निखिल वागले को पीटने के लिए कभी पुलिस गई थी? ये कितना बड़ा बदलाव है। बाला साहब से लेकर उद्धव ठाकरे तक कितना बदलाव हो गया, देखिए आप, कि आजकल शिवसेना की तरफ से पुलिस एक्शन में जाती है। बाला साहब का जमाना आप देखो, जब उनकी गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी कोई भी पॉलिटिकल एक्शन लेने के लिए पुलिस का इस्तेमाल नहीं होता था। और आज का जमाना देखिए, उनका बेटा ही चीफ मिनिस्टर है, लेकिन शिवसेना का कोई कार्यकर्ता, शिवसैनिक पॉलिटिकल एक्शन में भी नहीं दिखाई देता। वो पुलिस के जरिए काम कर लेते। कितना बदलाव है आप देखिए। ओंकार जी, आप क्या कहते हैं?
देखिए, शिवसेना के जितने भी कामकाज हैं, जितने भी काम करने के तौर तरीके हैं, जिस तरह के वो फैसले ले रहे हैं, वो तो उनको समुद्र की तरफ लेकर के जा रही है और वो खुद पार्टी को डुबो रहे हैं। अभी आप ये देखिए ना, कोविड काल में क्या हाल हुआ है। कोविड काल में जो जो शिव सैनिक उनके साथ पिछले 4 दशक से 5 दशक से जुड़े हुए हैं, जो परिवार जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हर हाल में उनके लिए काम किया है, उनके परिजनों को भी अस्पतालों में जगह नहीं मिली थी। सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में भी बहुत बुरा, और वहाँ तो तीनों वेव्स जो हैं वो बहुत ही बुरी गुजरी हैं। महाराष्ट्र ऐसा सूबा है इस देश का जहाँ सबसे विकराल स्थिति रही है महामारी के दौरान, और आज तक भी मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, नासिक हो, पुणे हो, ठाणे हो, औरंगाबाद हो, जितने आपके बड़े शहर गिनोगे, संभल नहीं पा रहे हैं, वहाँ के सिस्टम नहीं संभल पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? तर्क दे दिया जाता है कि साहब चूँकि इंटरनेशनली आवाजाही बहुत ज़्यादा है, चूँकि यहाँ पर कारोबार है, आर्थिक राजधानी है, तमाम तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। और देश के दूसरे हिस्सों में क्यों एक निश्चित अवधि में काबू पा लिया जाता है? भाई पॉपुलेशन तो मुंबई की कुल मिलाकर के कितनी है? उस हिसाब से अगर देखें, चलिए क्षेत्रफल के हिसाब से ज़्यादा वहाँ की आबादी होगी, घनी आबादी होगी, ज़्यादा लोग एक दूसरे के संपर्क में आते होंगे, पर दिल्ली भी कोई कम नहीं है और दूसरे कई शहर हैं। तो जो हालात हैं, ये कभी अपनी गलती मानते नहीं हैं कि हमसे ये चूक हो रही है या ये लापरवाही हो रही है, या हम चलो एक गलती हो गई है तो उससे सीख ले लेते हैं, आगे ये गलती नहीं करेंगे। ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। बल्कि मरी गिरी हालत में भी अभी क्या हाल है? सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना, 288 के सदन में कितनी सीटें हैं? 56 सीटें। फिर उससे नीचे शरद पवार की पार्टी, 54 सीटें, 288 के सदन में, और कांग्रेस 44 सीटें। आप अंदाजा लगाइए, 3 फेल विद्यार्थी मिलकर के गवर्नमेंट चला रहे हैं साहब, और जो सबसे बड़ा दल है उसको रोज गालियां देते हैं, उनको धमकियां देते हैं कि तुम हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे जारी कर सकते हो। 105 सीट वाली बीजेपी को धमकाते हैं, जबकि उसका हक मारा हुआ है, उसका हक मार करके ही सत्ता में बैठे हुए हैं। तो नैतिकता नाम की तो चीज ही नहीं है, डे वन से नहीं है। नैतिकता होती तो सरकार ही नहीं बनाते इस तरीके। चलो फिर भी मैं कहता हूं कि ये आधुनिक काल है राजनीति का, सारे दलों पर आप सवाल खड़े कर सकते हो, बीजेपी पे भी सवाल खड़े कर सकते हो कि भाई गोवा में आपको आप सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, फिर भी आपने सरकार बना ली थी। मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी, आपने सरकार बना ली थी, तो आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? लेकिन अगर आप सत्ता में आ गए हो तो तब तो मतलब सत्ता व्यवहार कर लो ना, ठीक तरीके से पब्लिक की सेवा कर लो ना। जो एक मौका मिला है, आप पब्लिक की सेवा चलो करो ना करो, अपनी पार्टी का ही विस्तार कर लो। जहां जहां आप नहीं है, वहां जाकर के आप अपने दल का ही भला कर लो, अपने कार्यकर्ताओं को ही खड़ा कर लो, अपना संगठन ही खड़ा कर लो। वो भी नहीं कर पाए। तो ऐसी हालत में जो भी कुछ होने वाला है, वो सब जानते हैं कि एक्चुअल में होगा क्या इनका। जी, और अंत में मैं भाऊ के पास जाने से पहले आपसे सभी से, दर्शकों से अनुरोध कर लूं कि कृपया आपके प्रश्न जो आपको पूछने हो भाऊ जी से, ओंकार जी से, वो आप पूछ लें। भाऊ, जो ये आपने आरंभ में, बल्कि पहले भी कहा था, परमवीर के समय में कहा था कि जो लॉन्ग टर्म गोल है वो पुलिस और अंडरवर्ल्ड का मुंबई में जो गठजोड़ है उसे समाप्त करना है। तो ये जो इतने दिनों से एक्शन हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये उस दिशा में सार्थक रूप से बढ़ गए हैं और इसका जो अ, अंतिम उद्देश्य है इस गठजोड़ को तोड़ना, वो हासिल हो पाएगा?
बिल्कुल हासिल हो पाएगा। देखिए, एक बात तो ये साफ है कि पिछले 5 साल जो थे उसमें जिस ढंग से गवर्नमेंट चली थी, तो इसमें पूरी रीढ़ की हड्डी इनकी तोड़ दी थी। इसलिए कुछ भी करके शिवसेना को तोड़ के उनको चीफ मिनिस्टरशिप दे के भी पवार साहब ने और कांग्रेस ने जो गवर्नमेंट बनाई, इसका मतलब ही वो जो सिस्टम थी वो कंटिन्यू होनी चाहिए, जिंदा रहने चाहिए, इसके लिए थी। तो अब सेंट्रल ने पूरा काम अपने हाथ में ले लिया, पूरा काम अपने हाथ में ले लिया। इस ढंग से इनकी यानी क्या होता है, जो क्या आपको हिंदी में आप बोलते हैं ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की ओर चला आता है, तो इन्होंने अपनी ही मौत की सब, यानी पॉलिटिकली बोल रहा हूं मैं, अपने ही नुकसान की पूरी तैयारी कर ली और उसमें शिवसेना इनके साथ गई। अब देखिए, मैं आपको एक ताजा एक उदाहरण दे दूं। हिंगोली करके जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां से 2 बार एमपी बने थे लोकसभा के शिवाजी माने, शिवसेना के। उनका आज एक वीडियो और फेसबुक पोस्ट में देख रहा था। आजकल वो शिवसेना में नहीं है, वो एनसीपी में है। लेकिन एनसीपी में होने के बावजूद उनमें का जो शिवाजी माने का जो शिवसैनिक है, वो गुस्से में आकर बोल रहा है। वो वीडियो अवेलेबल है। वो बोल रहे हैं कि क्या चल रहा है। आज आपको पता चला नारायण राणे ने इतने मर्डर किए, तो जब उसको चीफ मिनिस्टर बनाया उस वक्त का दूध का धुला था। ऐसे बहुत सारे शिवसैनिक है जिन पर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस आज भी चल रहे हैं। उनके बलबूते पर शिवसेना खड़ी रही। आप तो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर बने बैठे हो, वो सड़ रहे हैं शिवसैनिक। आपको पता तक है। अब ये देखो, ये पुराना शिवसैनिक है जो आज एनसीपी में है, और वो गुस्से में बोल रहा है कि शिवसेना टूट रही है और कांग्रेस और एनसीपी मजे ले रही। ये एनसीपी का कार्यकर्ता बोल रहा है जो पुराना शिवसैनिक है, वो 2 बार का शिवसेना का एमपी रह चुका है। अब इसमें आपको पता चलता है कि शिवसेना की कितनी बुरी है और कहां तक आ गई शिवसेना। मैंने तो बोल दिया, आज मैंने एक छोटा वीडियो भी डाल दिया। शायद कराची से एक मराठी मानुस है, वो चिल्लाता होगा शिवसेना जिंदाबाद, जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम कासकर। ये मराठी मुस्लिम है। वो कराची से चिल्लाता होगा, आवाज कुणाचा, शिवसेनेचा, क्योंकि उसको शिवसेना बचा रही है। वो भी मराठी है। अभी हमारा दुर्भाग्य है कि कराची की आवाज मुंबई नहीं पहुंचती, वरना हमें भी सुनाई देती। लेकिन मुझे गारंटी है कि वो खुश रहेगा कि जिस शिवसेना ने मुझको दुश्मन माना था, आखिर ने शिवसेना ने मुझे मराठी मानुस समझकर अपना लिया है। चलिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो अब हम कुछ प्रश्न वो ले लेते शायद हैं। वो शायद उनका जो समझी है उसको जावेद मराठी में मियाँदाद। बोलता हो। हाँ, वो मराठी में बोलता होगा, जाऊ दे मियाँ दाद देना। तो हिंदी में बोलते ना जवा दे, जाने दो, तो मराठी में बोलते हैं जाऊ दे, तो जावेद हो गया, मियाँ दाद देना। मियाँ दाद। हाँ, ये प्रश्न ले लेते हैं। कम प्रश्न तो कम ही आए आज, तो प्रश्न ले लेते हैं। अतुल पांडे भाऊ, what do you have to say about the behavior of Sharad Pawar and Mamata Banerjee on the arrest of Nawab Malik? ने वो तो मैंने बोल दिया कि ममता के पास उसका एक्सपर्टाइज है कि मिनिस्टर भी अंदर जाए तो क्या करना चाहिए। शायद उसमें पवार साहब की पढ़ाई कम है, इसलिए ज्ञान कम है, इसलिए उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया और उनसे सलाह मशवरा किया। क्योंकि उनके तो बहुत सारे शारदा नारदा वगैरह जो चिटफंड थे उसमें बहुत सारे अंदर गए थे। सिर्फ इसमें एक मामला है कि ये टेरर फंडिंग का मामला है। इतनी बाकी तो ठीक है, वो तो चलते रहेंगे, रोते रहेंगे। ये भी इंटरेस्टिंग है। माधुरी सूद जी, धन्यवाद आपको।
एक इंटरेस्टिंग बात ये आई है कि ये संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग इतनी जोरदार कैसे होती है? हर बार कोई अरेस्ट होता है उसके पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अभी कुछ दिनों पहले उनकी बड़ी फेमस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मायने बदल दिया ना। बाला भाई, हमको पहली बार 50 साल के बाद पता चला कि बाला साहब हर दशहरे को शिवाजी पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। हम तो उसको सभा समझ बैठे थे। संजय राउत ने नया प्रेस कॉन्फ्रेंस का तरीका बता दिया। वही सवाल नहीं पूछे कोई, नो आंसर, क्वेश्चन आंसर, भाषण देना। और बैरक बैरक खाली करा रहे थे 3.5 लोगों के लिए, और हाँ अब देखो उस बैरक में कौन जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप गलत समझ रहे हो। उन्होंने बिल्कुल सही बोला है कि अनिल देशमुख तो वहां है, अब नवाब मलिक पहुंच गए, ये 1.5 सयाने है ना, मिलकर 3.5 तो बन जाते हैं। सीमा भटनागर जी को धन्यवाद। इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं, आज का सेशन भी समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाऊ को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।